जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 6 नवंबर रविवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को 203 203 दिन बाकी। संडे डाउट दर बार एपिसोड 1 मतलब क्या, लोग जो अलग अलग मुझे प्रश्न पूछ रहे थे उसके कुछ जवाब। पहला कि तुम किधर गायब हो गए, तुम्हारा कुछ यूट्यूब पर वेबसाइट पे कुछ खास कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा, अभी 200 दिन बाकी हैं प्रीलिम्स को करीब, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तीसरा, फ्री स्टूडेंट जिन्होंने ये कमेंट सेक्शन में जीमेल वगैरह से प्रश्न पूछे हो। चौथा, पेड स्टूडेंट उन्होंने जो प्रश्न पूछे हो तो उनके कुछ डाउट्स पिछले एक हफ्ते में जो आए। सो वन बाय वन वी विल हैंडल। सबसे पहला और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न, तुम किधर गायब हो जाते हो कि एक एक महीने तक तुम्हारा कुछ नया वीडियो या एजुकेशनल कंटेंट नहीं आ रहा है। मित्रों, वो आपको यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है, वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप टेलीग्राम देखो, डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं। लेट मी ओपन दिस। आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मृणाल ORG। वो टेलीग्राम क्या होता है, एक मोबाइल ऐप है या व्हाट्सएप जैसा उसे समझो। डेस्कटॉप पे भी उसकी सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आप सर्च करो मृणाल, और जो सबसे बड़ा चैनल आपको मिले दैट इज़ माइंड। अब उसमें आप पाएंगे ये सब मैं डेली उसमें एजुकेशनल पोस्टर, कंटेंट, मीम्स और डेली करंट अफेयर्स की ऑडियो नोट डालता हूँ मैं। वो 12 15 20 मिनट का ऑडियो नोट होता है, वो आप सुने। तो रोज़ वीडियो उसका क्यों नहीं डालते ये मेन चैनल पे। ये मेन चैनल पे आप समझो ये सब कैमरा लाइट, ये सब खिड़की दरवाजे बंद करो, ऑडियो डिस्टर्बेंस नहीं आए, और उस सब के अंदर 15 मिनट की चीज़ करनी हो 1 घंटा चला जाता है, विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव। और रोज़ तो इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता भी नहीं है। ये तो आपको दिल की तसल्ली चाहिए और मुझे पेज व्यूज़ तो मैं उधर डाल देता हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। डेली करंट अफेयर्स वो चलते हैं और उसी की टेक्स्ट नोट भी वहाँ पर चलती है। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन का है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने इसको रेगुलर सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है। तो प्रश्न तो हमको बताया क्यों नहीं। वो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे जाओ तो आपको मिल जाएगा। ये जो अपना चैनल है उसका कम्युनिटी पेज होता है, उस पर आप देखें। सो दिस इज़ गोइंग ऑन। अभी आप कहेंगे ऐसे ऑडियो नोट बना के मतलब इसका क्या उपयोगिता है। वो इसलिए कि सपोज देयर इज सम पर्सन की जो गरीब घर से, लोअर मिडिल क्लास से है, और उसका ये इंटरनेट के नाम पे उसके पास एक मोबाइल है और उसमें 1 डेढ़ GB का उसका डेटा प्लान है। तो 200 300 MB अगर आपका वीडियो देखने में ही चला जाए तो वो ठीक नहीं होगा। तो ऑडियो नोट में उनके लिए डालता हूँ, ताकि एक मेरा तो फ़ायदा है ही कि सब वीडियो का तामझाम नहीं करे, और उनका फ़ायदा ये है कि 20 22 MB में सुन ले और काम हो जाए, MP3 फाइल। दूसरा, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जा रहे हैं सुबह शाम अपने दफ्तर और कॉलेज में, तो बीच में ये जो भी रिक्शा है, टैक्सी है, बस है, रेलवे, उसमें हेडफोन लगा के वो सुन ले जो चीज़, या फिर लंच ब्रेक में, रिसेस में कुछ जानना है। सो दैट इज़ गोइंग ऑन। हाँ, तो मैंने टेलीग्राम डेली करंट अफेयर्स को ज़्यादा रेगुलर किया है, इसलिए मैं उस कामों में बिजी रहता हूँ तो आपको रोज़ यूट्यूब पे दिखता नहीं। दूसरा, मैंने एक नया करंट अफेयर्स का यूट्यूब चैनल खोला है। अब ये क्या है, लेट मी शो। ये अपनी मेन चैनल तो आप जानते हैं, द मृणाल पटेल, ये तो है। अब मैंने एक नई चैनल खोली है, डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी। वो बोलने के लिए असल में मैंने नाम रखा है डेली करंट अफेयर्स पीपुड़ी, यानी DCP। पीपुड़ी मतलब कि मैं उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। मेंस आंसर राइटिंग की पीपुड़ी, डेली करंट अफेयर्स की पीपुड़ी, यू नो। सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि जितनी हवा बना के रखी है दुनिया ने उतना असल में वो है नहीं चीज़। एनीवेज, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर जो वीडियो है तो असल में ऐसा नहीं मैं कोई कैमरा से शूट किया होता है। जस्ट लेट मी ओपन वन। ये ऐसा होता है, एक पावर पॉइंट है, और मैंने जो टेलीग्राम पे ऑडियो नोट डाला है उसी को इसमें मैंने डाल दिया होता है, तो ये आपका बन गया डेली। तो जिन लोगों को मतलब टेलीग्राम से नफरत है कि हमको उसको यूज़ नहीं करना है, हमारे पास तो अनलिमिटेड डेटा प्लान है और ये करना है, तो वो उसको भी लाभ लें। दिस इज़ द थिंग। हाँ, तो मैं उसमें बिजी था। प्रश्न ये वाली चीज़ अपने मेन चैनल पे डालो ना, ये अपना बड़ा सा चैनल है उसमें। अब चीज़ ये है कि ये सब मैं रोज़ करूँगा तो मुझे जब मेन इंपॉर्टेंट कोई सिस्टमेटिक वीडियो कैमरा के साथ अच्छे पावर पॉइंट के साथ करना हो तो वो दब जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए मैंने ये अलग से बनाया। और दूसरा, ये एक खास डेमोग्राफी के लिए है। समझो कि ये डेली करंट अफेयर्स पीपुड़ी चैनल भी आपको पूरी ज़िंदगी नहीं देखना है। आप 4 6 महीने कुछ सुनोगे तो आपको अपने आप पता चले, अच्छा यही घिस पीट के आर्गूमेंट आते हैं, नरेगा में ये प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम का ये सेक्युलरिज्म, ये इंटरनेशनल रिलेशन, ये उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो इसलिए ये दैट इज़ नॉट अ रियली मच सीरियस चैनल। ये मैंने आपकी एक जो जो मिथ दिमाग में बन गई है कि बहुत हवा है डेली करंट अफेयर्स, रोज़ 2 2 घंटे उसमें निकालने हैं, वो ब्रेक हो सके इसलिए ये चल रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग। ओके, सो आई वॉज बिजी इन दैट, इसलिए भी मैं आपको खास दिखता नहीं मेन चैनल पे। तीसरा,
सितंबर में मेंस 2022 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद उसकी मॉडल आंसर की बड़ी सी सीरीज़ चलाई है पावर पॉइंट के साथ, पूरा आप उसे देखिए। ये अपने चैनल पे नहीं, ये अनअकैडमी का जो मेन चैनल है लेट्स क्रैक यूपीएससी, उस पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि सारे टीचर्स हैं उनके सबके पेमेंट करने होते हैं, मेरे चैनल पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ हो सकता है, तो सबको साथ मिलाकर काम किया, वो आप देखिए। लेकिन ये तब देखना जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हो, तभी आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि निबंध में ऐसा पूछा जो भी फिलोसॉफिकल, तो ये जो बात हो रही है वो किस डेप्थ में हो रही। और उसको हवा में नहीं ऐसे मुंह से बोल के, उसके पावर पॉइंट भी हैं, वो आप उसके प्लेलिस्ट में देखना, लिंक मिल जाएगा, सारे पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। फिर मैं और किन कामों में बिजी था, सब अक्टूबर में मेरा वो इकोनॉमी का पेड कोर्स जो अनअकैडमी पे चलता है उसको कंप्लीट करना था, उसमें बिजी हो गया था बीच में। मंथली करंट अफेयर्स आप जानते हैं, वो एक ज़माने में मैंने कुछ एक्सेल फाइल बनाई, फिर कुछ वीकली बनाया, फिर कुछ मंथली बनाया, फिर बीच में बंद कर दिया। वो सब के कारण मैंने आपको बताए थे अंडर दैट वीडियो कोयल करंट, ये अपने मेन चैनल पे ही देख लेना है, कोयल करंट। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मैं अकेले अपने लेवल पे करने जाता हूँ, उसमें सब जगह संभल नहीं सकता, क्योंकि पेड कोर्स भी चलाओ, वेबसाइट टेलीग्राम का भी देखो, डेली करंट अफेयर्स भी देखो। डेली करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, जिसको वो करना है तो बाकी सारे काम उसको, कि अब मुझे मीन्स इकोनॉमी और ये सब सब्जेक्ट नहीं, मुझे सिर्फ एक ही काम करना है मेरे, तो इस कारण से मैं ठीक से वो कर नहीं पाता था। इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला था, कोयल करंट। वो बेसिकली प्रोजेक्ट ऐसा है कि ये जो अनअकैडमी के सब लोग हैं वहाँ पर नौकरी करने वाले कंटेंट राइटर्स, डायरेक्टर्स वगैरह, वो अपना करंट अफेयर्स बनाते हैं, मैं उनको कहता हूँ इसमें ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, और ये आपने किया, ये इतना मुझे ठीक नहीं लगा, इसको कॉम्प्रेस करो, इसको अच्छा करो वगैरह, और इस तरह से वो चीज़ बनती है। ऐसा आपको मैगज़ीन मिल जाएगा। पहला मैंने किया था ये सितंबर वाला, वो आप डाउनलोड करो, और उसका मैंने वीडियो भी बनाया अपने ये मेन चैनल पे, कोयल करंट रैपिड रिकैप सितंबर। प्रश्न होता है सितंबर अक्टूबर का दिखाओ, हाँ भाई अक्टूबर का भी काम चल रहा है, अक्टूबर महीने की भी फाइल ये पूरी बन चुकी है, उसका फाइनल प्रूफ रीडिंग और रिव्यू और ये सब काम ही जारी है। आप कहेंगे इधर जस्ट अ मिनट, तो ये पूरी, आप कहें ये तो ये 161 पेज हो गया, मित्रों ये समझो ये तो फुटर हेडर और सब टाइप सेटिंग ठीक हो जाएगा तो फिर अपने आप ये 100 पेज या उससे कम में हो जाएगा। प्रश्न ये रिलीज़ कब करने वाले हो तुम? फ्री पीडीएफ होगी 10 तारीख तक में, इंग्लिश वाली पीडीएफ रिलीज़ होगी, और 12 तारीख तक में हिंदी वाली पीडीएफ रिलीज़ होगी। या सो इंग्लिश बाय 10th नवंबर, हिंदी बाय 12th नवंबर। अब आपको ये प्रश्न, ये तो ठीक है तुम ये 1-2 महीने से रेगुलर किया, अब उसके पहले का क्या करना है? यूपीएससी में कम से कम 2 साल का अपने पास जानकारी होनी चाहिए करंट अफेयर्स की। अब वो तो 10 साल पुराना भी पूछता है, पर समझो आप 2 साल का करंट अफेयर्स करते हो तो उसमें जीएसटी की कहीं ना कहीं बात आई होगी। अब असल में जीएसटी तो 2017 में लागू हुआ, या उसमें डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की बात आएगी जो असल में 2016 में हुआ। तो हम कोई 10 साल का तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, हम 2 साल का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का जिक्र होगा, तो अपने आप समझो कि वो पुराना भी सब कवर हो गया। तो प्रॉब्लम ये कि ऐसे ढेर सारे सब पीडीएफ और सब पड़ा है फ्री सब जगह पर सिस्टेमेटिक कॉम्प्रेस्ड कुछ चीज़ हमको मिल जाए, तो वो वाला प्रोजेक्ट भी मैं पैरेलल कर रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड लास्ट 2 years करंट अफेयर्स, उसकी वीडियो सीरीज़ और पीडीएफ जो फ्री में होगी। लेकिन ये अभी के अभी नहीं, वो बनाने का काम वो सब ये जो है अनअकैडमी के लोग, उनको मैंने डाला है काम पे। तो 2022 दिसंबर या जनवरी 2023 तक में उसको मैं लॉन्च करवाने वाला हूँ, और वो फ्री में होगा, पीडीएफ भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। तो मतलब मेन प्रश्न क्या था लोगों का कि तुम किधर गायब हो गए, तो ये सब में मैं इधर उधर भटक जाता हूँ, ऐसा नहीं, वो काम में लग जाता हूँ। एक और प्रॉब्लम मेरी वेबसाइट पे आप जा देखेंगे कि बहुत टाइम से कुछ अपडेट नहीं, टॉपिक वाइज मीन्स का और वो सब पेपर भी नहीं है। उसका कारण ये है कि वो वेबसाइट अंदर से जो लॉगिन करके आप पोस्ट डालो और बाहर ठीक से दिखे, वर्डप्रेस ही असल में, तो वो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। अब वो सर्वर कंपनी जो है वो अपनी गलती मानती नहीं, वो ये कहना, ये तो तुम्हारी जो वर्डप्रेस उसकी थीम में गलती है। मेरा ये कहना है थीम तो मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ के अंदर थोड़ा चेंज किया, बट उसी तू में समझो कि 2 महीने से चल रहा है। आप जानते हैं, आपको भी अनुभव होंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोज पीपल। आपका नसीब हो जिस दिन अच्छा तो तुरंत सॉल्यूशन आ जाता है, नहीं है तो गलती नहीं माने और आप फंसे रहते हैं। अब उसका मैंने सॉल्यूशन ये कि मैं पूरी वेबसाइट दूसरी ऐसी सर्वर कंपनी में मैंने ट्रांसफ़र किया। अब वहाँ ट्रांसफ़र किया तो वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है, उनका ये कहना नहीं तू वहाँ से फाइल लाए, वो इधर
तो आप समझो कि मैं उसी में फंसा हुआ हूँ, इसलिए वो वेबसाइट पे कुछ हो नहीं रहा है, बट आई एम गोइंग टू फिक्स इट सून। मेरा पुराना पेड कोर्स जो अक्टूबर में ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वाला आएगा नवंबर 17 तारीख, तो ये बीच में जो इतने दिन है मेरे पास, उसमें मैं यही सब जुगाड़ और झगड़े कर रहा हूँ सबसे। उसके बाद उस वेबसाइट में कम से कम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज पेपर ये ढंग से आपको मिल जाए, उतना मुझे वो चलाना है। यूपीएससी की मेंस एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई, उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू चालू होंगे। तो मॉक इंटरव्यू अनअकैडमी में वो सब फ्री में सीरीज़ होगी। अब उसके साथ भी इस बार नया मैं ये करवा रहा हूँ कि आपको सिस्टमेटिक मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिले कि अच्छा आपको ये प्रश्न के ऐसे ऐसे जवाब तैयार रखने चाहिए। तो वो सब डेवलपमेंट काम जारी है। मेरा नेक्स्ट पेड कोर्स ऑन इकोनॉमी 17 तारीख से आएगा। तो ये सब के चलते मैं आपको रोज़ दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ काम नहीं चला, पर ये और अच्छी क्वालिटी से आप काम करना हो तो फिर उसमें जाता है टाइम। वरना तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो सीरियल आप देखो, पहले अच्छी थी, अभी क्वालिटी अच्छी नहीं, क्यों? फिर क्वालिटी अच्छी नहीं होती इफ़ यू डू नॉट स्पेंड इनफ टाइम ऑन थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड क्रिएटिंग प्रॉपर कंटेंट। तो ये सब में मैं गायब हो जाता हूँ। आपका दूसरा प्रश्न है कि 200 दिन की स्ट्रैटेजी हमको बताओ। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो देखिए, ये वीडियो इधर ही पॉज करके आप पहले तो आराम से देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी हो, मैं पूरा पढ़ने, मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हो तो 40 मिनट वीडियो देखने मत बैठो। तो पहले वीडियो पॉज करके ये सिलेबस देख लो कि ये सब्जेक्ट हमको करने प्रीलिम्स और मेंस में। और मैं टारगेट कर रहा हूँ उन बच्चों को जो अपना पहला अटैम्प्ट अभी 2023 में देने वाले हैं और उनके लिए 200 दिन अभी बाकी। हाँ, तो क्या करें और मतलब कि कौन सी चीज़ पहले ख़त्म करें, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये मान के चले कि जो डिफ़िकल्टी लेवल लास्ट 3 साल में अलग अलग सब्जेक्ट में देखा गया था, अगर वही चीज़ जारी रहेगी तो की बात है, अज्यूमिंग दैट डिफ़िकल्टी नॉट चेंज्ड, तो हम क्या करें? सबसे पहले पिंक वाले सब्जेक्ट खत्म करो, और वो भी ये सीक्वेंस में कि पॉलिटी पहले खत्म करो, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर ऑप्शनल, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे ये क्या तुम्हारा तर्क है इसके पीछे? देखिए, प्रीलिम्स में सबसे आसान क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं? पिछले 3-5 साल में देख लो, सबसे आसान होता है पॉलिटी। तो वो क्या है, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, उसे आप सबसे पहले ख़त्म करो। दूसरे नंबर पर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी बीच में ऐसा था कि ज़्यादातर समझो 10 में से 8 ईजी हो, आजकल ऐसा है कि थोड़ा मीडियम टफ टाइप का भी निकलने लगा है, तो वो सेकंड पे आया। ज्योग्राफी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन की जो आप सॉल्व कर सके वो वाली चीज़। और दूसरा, ज्योग्राफी इसलिए करना है क्योंकि एनवायरनमेंट समझने के लिए ज्योग्राफी चाहिए। ऑप्शनल करना है, हाँ वो तो करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटी खत्म करने के बाद ऑप्शनल करना है ना, वो तो पैरेलल चलना चाहिए। सपोज सुबह 3-4 घंटे आप इसमें लगा रहे हो और रात को 2 घंटे ऑप्शनल में लगा रहे हो, पर उसमें टाइम जाएगा। कि पॉलिटी मान लीजिए आप ऐसा कि मैं अगले 1.5-2-3 महीने में ख़त्म करूँगा, हाँ तो हो जाएगा। ऑप्शनल करने में लंबा टाइम जाएगा, इसलिए वो थोड़ा पीछे चलता रहेगा। देन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, उसको मैंने थोड़ा पीछे इसलिए डाला एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, बिकॉज क्वेश्चन जो आते हैं हिट एंड मिस केसेस ज़्यादातर ऐसा जो हम कुछ भी पढ़ के जाए मटेरियल में होता नहीं, पर करना चाहिए जो थोड़ा अपने टिक हो जाए। फिर ब्लू कलर की चीज़ें करिए, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी, फिर गवर्नेंस, फिर सोसाइटी, एथिक्स, सी सेट। अब इसमें ये जो ब्लू कलर की ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ऐसी है जो मेंस में आती हैं। आप कहें नहीं IR तो इस बार बहुत पूछा था ना, आप वो तो करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा थोड़ा तैयार होगा, और कुछ तो ऐसा था कि उसको छोड़ देना पड़े, उस लेवल की डिफिकल्टी थी, इसलिए उसको थोड़ा मैंने पीछे रखा है। गवर्नेंस, सोसाइटी, एथिक्स वो सब मेंस के लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के रोज़ 1-1.5 घंटा आप स्पेंड करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा, मेंस के पहले रिवीजन में सुविधा होगी, उस वक्त फ्रेश पकड़ना नहीं पड़े। सी सेट भी मैंने लिखा है वो इसलिए कि पिछले 3 वर्षों में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। अगर आप ऐसी हेकड़ी में चल रहे हैं कि बिना मैं तो इंजीनियर हूँ तो अपने आप हो जाएगा, या मैं तो बैंक और स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करता था तो अपने आप हो जाए, भाई मुश्किल हो रहा है। उसका अलग से आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। कम से कम लास्ट 3 ईयर्स के आप पेपर सॉल्व करो तो पता है कितनी डेप्थ और हमको चाहिए। बहुत सारे लोग का वो क्वालिफाइंग प्लेयर पर भी पास नहीं हो रहा है, तो उसको करो। और दूसरा कारण इसलिए कि सपोज आने वाले समय में जो भी बैंक, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस के एग्जाम आए, उधर भी मैथ्स, रीजनिंग वगैरह तो है, तो आपको कंप्लीट तो करना है ना, वहाँ तो गिनते हैं उस मार्क्स को। सो डू दैट थिंग एज वेल। फिर येलो वाली चीज़ें कि जो थोड़ी और पीछे प्रायोरिटी में चले, कि जैसे साइंस। अब साइंस को मैंने पीछे प्रायोरिटी इसलिए दी है, चाहे कितना कर लो, जो MCQ आते हैं वो सब हिट एंड मिस केस होते हैं। कुछ ऐसा कि अपना
जवाब सही मिले ही नहीं, वगैरह वगैरह। वो पहले आसान पूछ लेते थे कि विटामिन ए नहीं होगा तो आंखों में अपने को कम दिखता है, बट नाउ अडेज इट इज़ गेटिंग मोर टफ। ज़्यादा टफ, अब कुछ लोग ये कि नहीं ज़्यादा टफ है तो उसको पहले ख़त्म करते हैं। भाई पहले ख़त्म करो तो भी उसकी स्ट्राइक रेट आपकी इंप्रूव होने वाली नहीं, कि वो 10 प्रश्न पूछे उसमें 4 ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, 6 ऐसे तुक्के मारो और इधर उधर गड़बड़ चलती रहे। कुछ लोग ये कि नहीं साइंस में तो डी ऑप्शन टिक कर दो ना तो वो हमेशा सही होता है, ऐसा सब गेस्ट मास्टर सिखाते हैं यूट्यूब पे। वो सब चीज़ें बैकफायर हुई 2022 के पेपर आप देखें। फिर डिजास्टर, वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर मेंस पेपर 1। देखिए वर्ल्ड मैप की मैं बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर मेंस पेपर उसमें अलग आता है सब, कि जैसे ये स्टील इंडस्ट्री क्यों है यहाँ पर जर्मनी में, या कोल इंडस्ट्री ब्रिटेन में यहाँ पर क्यों स्थित है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, और ऐसे सब दूसरी चीज़ें उसकी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सब ऐसा है कि ज़्यादातर मेंस में आएगा, तो उसको आप थोड़ा पीछे स्पेंड कर सकते हैं टाइम, अगर आपका अभी के अभी सब संभल नहीं रहा है। तो प्रायोरिटी क्या होगी, तो इस प्रायोरिटी में चलो कि रोज़ मैं मान लीजिए 6 घंटे पिंक वाली चीज़ों पे डालता हूँ, 2 घंटे ब्लू वाली चीज़ों पे डालता हूँ, 1 घंटा येलो पे डालता हूँ, या ऐसा कुछ। एंड देन लास्टली करंट अफेयर्स। अब आप कहेंगे करंट अफेयर्स को आखिरी प्रायोरिटी क्यों दी आपने, उसका कारण ये है, अगर आप कोई अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो ऑलरेडी एम्बेडेड होगा ही। अच्छा टीचर से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें सब आई तो क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट और 370 रिमूव हुआ वो। आप अच्छी टीचर से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आएगा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। तो अलग से वो करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के रूप में उसको मत देखो, वो इन सब के अंदर एम्बेडेड है। फिर भी 19-20 जो अलग थोड़ा बच जाए वो तो अंत में आप करेंगे। सो लाइक दैट यू स्पेंड टाइम, कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी दिन में मैं जो भी 6-8 घंटे या ज़्यादा पढ़ता हूँ या कम पढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम आप अलॉट करें पिंक कलर वाली चीज़ों को, और उसमें भी कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं ये मैंने इधर बताया, फिर ब्लू वाले में, फिर येलो, और फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की हवा बना के रखिए, असल में इतना होता नहीं, और वो इन सब में ऑलरेडी एम्बेडेड होगा इफ़ यू आर यूजिंग गुड टीचर एंड गुड मटीरियल। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मेरा लास्ट इकोनॉमी का पेड कोर्स कंप्लीट हुआ था, जिसको मैं कहता हूँ PCB 7, पोस्ट कोरोना बैच नंबर 7। कोरोना के बाद वो 7वीं बार मैंने किया था इसलिए। अब इसके बाद अभी जो नवंबर 17 तारीख से आएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उसको मैं कहूँगा PCB 8, 8वीं बार होगा। लेकिन उसको मैं कहूँगा रफ्तार, वो ऐसा कि सिर्फ प्रीलिम पे फोकस होगा, क्योंकि आप समझो 6 महीने बाकी है, उसमें नया पढ़ने के लिए कितना टाइम है, 4-4.5 महीने, क्योंकि बाकी के 1.5-2 महीने तो आपको पुराना सब रिवीजन करना है इतने सारे सब्जेक्ट का। तो अब मैं वापस से उसको फैला के सब पढ़ाने बैठूंगा तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपका बाकी सब छूट जाएगा, इसलिए उसको प्रीलिम सेंट्रिक में करने वाला हूँ। प्रश्न तो फिर मेंस भी तो हमको देनी है, तो क्या करें, दो बातें हैं, आप पुराने वाले रिकॉर्डेड सेशन देख सकते थे, या दूसरी बात कि जब मेंस एग्ज़ाम 28 तारीख मई महीने में ख़त्म होगी, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो फेज़ आएगा, तब मैं मेंस स्पेसिफिक एक अलग पेड कोर्स लॉन्च करूंगा जिसका नाम होगा मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम नंबर 2। एक बार किया था लेकिन उसको और बड़ा और बेहतर करके अभी मैं दूसरी बार करूंगा। तो ओके, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 8वें नंबर की इकोनॉमी की प्रीलिम्स सेंट्रिक बैच आएगी। फिर फरवरी, मिडल ऑफ द फरवरी ऑनवर्ड्स, फरवरी मार्च अप्रैल मई में 9वीं बार प्रीलिम्स की मेरी बैच आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले मैं हर बैच में पढ़ाता था, लेकिन आप पाएंगे पिछले 10 साल में 2 बार ही उसके MCQ यूपीएससी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पूछे हैं। इसलिए वो वाली चीज़ मैं करूँगा, लेकिन उसका एक अलग से ही कोर्स में 2-3 लेक्चर का बना दूंगा, वो मई महीने में। तो हर बार यहाँ पर नहीं होगा, ताकि क्या कॉम्पैक्ट तरीके से आपका मेन चीज़ खत्म हो। आप कहीं इतने सारे बैच आया, इतनी बार मेरे को पैसा देना है, नहीं भाई। अन अकेडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लो तो फिर सारे पेड शो आप फ्री में सब अनलॉक हो गया, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर एवरी टाइम, सो इट इज़ देयर। तो ये एक बात हुई। अब वापस आते हैं कि अच्छा किधर गायब हो गए, और 200 दिन की स्ट्रैटेजी। अब आपके 200 दिन की स्ट्रैटेजी तुमने बुक लिस्ट वगैरह तो बताया नहीं, वो तो पूरी दुनिया को पता है, फिर भी नहीं पता आपको, नो प्रॉब्लम। वापस आप जाइए ये अपने मेन चैनल मृणाल ORG में, इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, हाँ ये वाला देखो, औकात एनालाइज़र, ये फाइल आप खोलेंगे, उसमें मैंने एक एक्सेल फाइल डाली है, वो थोड़ा आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में देख लो, ये इधर गूगल डॉक्स, और मैं इस वाले में भी वापस डाल ही दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो वो जो एक्सेल फाइल है उसी के अंदर आप देखिए, आपको सब मिल जाएगा कि मेंस की बुक लिस्ट
प्रीलिम्स की बुक लिस्ट क्या कहाँ से पढ़ना है वो सब उसमें दिया है। बाकी तो इतने सारे स्ट्रैटेजी वीडियो आपको सब पता ही होगा कौन सी किताब से क्या करना है। आई हेट मेकिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस, लेकिन ये खैर ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, जस्ट अ मिनट। 200 दिन बाकी है तो 200 दिन की स्ट्रैटेजी, 120 दिन बाकी 120 दिन की स्ट्रैटेजी, 5 दिन बाकी 5 दिन की स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम को 15 मिनट बाकी है 15 मिनट की स्ट्रैटेजी। ये बनती रहेगी। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है इतने तो सब्जेक्ट हैं और इतना पढ़ना है, तो फिर बनाओ एक एक्सेल फाइल और रोज़ टाइम स्पेंड करो कि 4 घंटे इसका, 4 घंटे इसका, 2 घंटे इसका, ख़त्म जो भी। सो दिट इज़ डन। नाउ सम डाउट्स आस्क्ड बाय फ्री लर्नर्स, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए सबके डाउट मैं ले नहीं पाऊँगा, टाइम लिमिट भी है और भी काम करने हैं, मैंने जो बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए। लेकिन फिर भी जो कमेंट सेक्शन में लोग पूछते रहते हैं, एक तो 200 दिन की स्ट्रैटेजी वो मैंने आपको बताई। अभी कुछ और मैं जवाब दूंगा कि ये नया चैनल तुमने बनाया उसका क्या है। कुछ इकोनॉमी के एक दो सवाल आए, कुछ ने मेंस का पूछा, कुछ ने इंटरव्यू का पूछा होगा, कुछ मिसेलेनियस सवाल आए होंगे। सो वन बाय वन लेट अस सी। हाँ, तो सबसे पहला तो ये शर्मिक ऋतु, उसका ये पूछना है कि अच्छा 6 महीने की स्ट्रैटेजी वगैरह, तो मैंने आपको बताया यही चीज़ है। ये सब सब्जेक्ट कौन सा पहले करना है क्या, वो आप देख लो। फिर दूसरा प्रश्न भाई मेहुल शुक्ला प्रशांत कुमार का, कि आपने ये जो नया चैनल बनाया डेली करंट पीपुल, या वो तो ऐसा है उसमें वैसा वीडियो मेरा नहीं दिखता, ये तो ऑडियो नोट ही चल रही है और ये टाइम पास ये सब है, ऐसा क्यों है? डंका कुछ बनाओ पावर पॉइंट बना के। मैंने आपको बताया डंका पावर पॉइंट करके डेली आपको करना तो 4 घंटे इसी में निकल जाएंगे, और वीडियो बनाने के 15 मिनट के वीडियो के 1 घंटा और निकल जाइए, कपड़े ठीक से पहनो और ये सब माइक का तामझाम, बाल ठीक करो एक्सेट्रा। सो देयर फोर आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। आपके हाथ में असल में क्या होना है, टेक्स्ट वाला मटेरियल आना चाहिए, तो वो अपनी लेफ्ट राइट चल ही रही है। मैंने आपको बताया अक्टूबर की फाइल बन रही है और ऐसा नवंबर की भी पूरी फाइल बन रही है, एंड दैट विल बी डन। तो प्रश्न तो फिर रोज़ ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है क्या मुझे, या ऑडियो नोट सुनने की ज़रूरत है? वो इसलिए आप 30 दिन के अंदर जो, मान लीजिए रोज़ आप 5 बादाम खाते हैं और आपकी बॉडी अच्छी होगी, लेकिन आप 30 दिन में 5 × 30 150 बादाम एक ही दिन में खा लोगे तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब ऐसा मान लीजिए नोबेल प्राइज़, वो जो भी 6-7 विषयों में मिलते हैं कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर, एक ही बार में आपको डंप कर दिया जाए। लेट मी जस्ट शो, ये जो अक्टूबर की फाइल बन रही है उसी में मैं देख लेता हूँ। देखिए नोबेल, अब आप सोचिए इतने सारे नोबेल प्राइज़ आए हैं, राइट? अब ये एक साथ आपको डंप कर दिया जाए तो आप कितना याद रख पाएंगे? और असल में आप याद करो कि रोज़ वो एक एक नोबेल प्राइज़ ही अनाउंस करते थे और रोज़ मैं एक ऑडियो नोट डालता था, उसमें मैं बताता कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऐसा अगर आपने 5 दिन एक एक चीज़ सुनी थी और फिर लास्ट में 30 दिन का कंपाइलेशन में आप देख रहे हैं, अच्छा ये चीज़ हम तो जानते हैं कि जैसे केमिस्ट्री, अब मुझे याद है क्लिक केमिस्ट्री को नोबेल मिला है, वो ऐसा कहता है कि कम केमिकल यूज़ करके भी उतना ही प्रोडक्शन हो सके, ऐसा कुछ करते हैं। या फिर नोबेल फॉर पीस, तो वो कुछ रशिया और यूक्रेन की संस्थाओं को और बेलारूस के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मिला। लिटरेचर में फ्रांस की कोई महिला थी। फिजिक्स वाला क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए मिला। या फिर इकोनॉमिक्स का वो बैंकिंग क्राइसिस, मतलब बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट करो वरना इकोनॉमिक क्राइसिस उसके चलते होती। मुझे तो याद है क्योंकि मैंने उस वक्त पढ़ा था और अभी वापस ये पीडीएफ में मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको फ़ायदा है, इसलिए वो बनाने का उद्देश्य। सो दैट इज़ देयर। अब उसमें मैं इसलिए ये वीडियो के तामझाम के साथ वो सब नहीं कर रहा, उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। कुछ लोगों का प्रश्न, नया चैनल क्यों बनाया? वो डेली करंट अफेयर्स भी पूरी मास हिस्टेरिया को ब्रेक करना है कि डेली आपको 2-3 घंटे करंट अफेयर्स की पढ़ाई नहीं कि 15-20 मिनट का कुछ होता है। फॉर्मेट उसका पॉडकास्ट ऑडियो नोट टाइप का है, कैमरा और ग्रेट पावर पॉइंट वगैरह नहीं होता, क्योंकि ग्रेट कंटेंट तो महीने के अंत में पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाली है। और वैसे भी ये करंट अफेयर्स के वीडियो क्या होता है, डेली करंट अफेयर्स मतलब आज का वीडियो कल परसों में वो तो बासी हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। तो मेन चैनल पे इतना सारा डंप कर दोगे तो मेन जो काम की चीज़ें मुझे कहनी हो वो जब कोई आएगा तो उसे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब नीचे कहीं पर दब गया होगा इसलिए। और दूसरा वैसे भी मेन चैनल पे लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि अच्छा कुछ
क्या है पावर पॉइंट या कुछ समझाओ ठीक से, तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल, मुझे भी शर्म आए कि ये डेली करंट अफेयर्स के नाम पे क्या चल रहा है, ढंग का पावर पॉइंट नहीं हो तो एक चैनल बैन हो जाए या हैक हो जाए तो दूसरी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी एक कारण है। फिर ये प्रश्न पूछा नॉवेल लवर्स की, क्या अखबार पढ़ के आपकी ऑडियो नोट सुनूं या वाइस वर्सा। देखिए, पूरा अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ उतना काम का नहीं होता। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं अपने ये ऑडियो पॉडकास्ट जो बोलो, वीडियो जो बोलो, उसमें आ जाता है। कुछ न्यूज़पेपर जो अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ लो, ताकि अपनी वोकेबुलरी आर्टिकुलेशन स्किल बेहतर हो। अब ऐसे भी कॉलम कोई रोज़ नहीं आते, समझो हफ्ते में 4 या 5 बार ऐसा होता है। और फिर मंथली करंट अफेयर्स की PDF फाइल आप देख लो। फिर फैक्ट मेनिया और चंद्र प्रकाश पांडे ने ये पूछा कि आप ये जो न्यूज़पेपर कवर करते हैं वो कौन सा है। वो इंडियन एक्सप्रेस है और उसकी अहमदाबाद एडिशन है। प्रश्न, दिल्ली एडिशन क्यों नहीं करते। मित्रों, दिल्ली इज़ नॉट अ फुल स्टेट, तो उसमें आपको IAS IPS टाइप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, केस स्टडी, वो सब वहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा स्टेट ही नहीं है वो। तो आप अगर ये मेरे डेली करंट अफेयर्स के जो भी टेलीग्राम के ऑडियो नोट्स या ये डेली करंट अफेयर पीपुड़ी यूट्यूब को सुन रहे हैं, तो कई बार आपको ऐसे सब केस स्टडी और उसको कैसे हैंडल करना है उसके जवाब मैं उसमें बताता हूँ। वो कैसे, क्योंकि भाई उसमें रियल केस स्टडी आपको मिलती है। आप कोई भी स्टेट, चाहे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फुल स्टेट होगा तो आपको मिलेगा, दिल्ली जैसे में नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर आप पढ़ो उसका जो भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, क्या होता है, डेंगू बहुत फैल गया है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, केजरीवाल ने ये कहा, 3 समाचार में खत्म। और भी तो चीज़ें, बड़ा सा स्टेट होना चाहिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, IAS IPS होने चाहिए, कुछ करप्शन करना चाहिए, कुछ धमाल होना चाहिए। देन यू विल गेट द आइडिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। और ऐसा भी आपने साल तक सुना हो, तो फिर आपको जब UPSC के रियल इंटरव्यू में पूछा जाए भाई वाई डू यू वांट टू बिकम IAS IPS, तो आप कोई अच्छा जवाब दे पाएंगे कि अच्छा ये चैलेंजेस होती है और इसलिए मुझे लगता है मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा तो मैं ये अच्छा काम कर सकता हूँ, जो दिल्ली एडिशन पढ़ के वो नहीं आ सकता। उसमें इतना आ सकता है, अच्छा मैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करूँगा और मैं डेंगू को कंट्रोल करूँगा। और मैं अहमदाबाद एडिशन इसलिए पढ़ता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, और ये जो GPSC एग्ज़ाम होती है उसके भी मॉक इंटरव्यू और इधर उधर कार्यक्रमों में कभी कभी जाना होता है, तो खुद के स्टेट का भी पता होना चाहिए ताकि मैं किसी कैंडिडेट को मॉक इंटरव्यू में कुछ पूछ सकूँ। ये जो आप करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उसकी PDF कब आएगी, वो मैंने आपको बताया। ये स्वागत का प्रश्न कि अक्टूबर का कब आएगा, निखिल का भी ऐसा कि अच्छा इससे पहले वालों का क्या, तो मैंने आपको बताया 2 साल का मैं बड़ी सी कंपाइलेशन रिलीज़ करूँगा, हिंदी मीडियम में आएगा। ऐसा भाई कायनात परवीन ने पूछा, हाँ वो भी आएगा। जकीर ने पूछा है कि अच्छा जैसा विजन आइस का 365 होता है ऐसा आप कुछ करने वाले हैं कि नहीं, तो यस। देखिए, अक्टूबर 2022 की मंथली करंट अफेयर्स PDF वो इंग्लिश में 10th तक और हिंदी में 12 नवंबर तक में मैं रिलीज़ करूँगा। लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स वो मैंने आपको बताया, उसकी चीज़ में वो काम करवाना शुरू किया है। दिसंबर एंड या जनवरी 2023 तक में वो भी रिलीज़ होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। फिर भाई अनिल कुमार, अब कुछ इकोनॉमी के प्रश्न। ई-रूपी और UPI में क्या अंतर है। देखिए, एक चीज़ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी, वो ऐसी बात है कि RBI ऐसा बोलता है कि जो मैं करेंसी के नोट्स 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के करेंसी के नोट जो मैं प्रिंट करता हूँ, वो कागज़ पे प्रिंट न करते हुए डिजिटली सुपर कंप्यूटर में कमांड दे के सीधा ट्रांसफ़र कर दूँ, ऐसा कुछ करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पहले CBDC कहते थे, फिर आजकल उसने बोलना शुरू ई-रूपी। दूसरा भी एक ई-रूपी है, ERUPI, वो ऐसी चीज़ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, उसके द्वारा आपको एक SMS कोड आए और वो कोड लेके आप जाओ कि जूते के दुकान में जाओ और मेरा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसके लिए मुझे शूज़ खरीदने हैं या बुक्स खरीदने हैं या ऐसा कुछ, तो वो आप पेमेंट जब करते हैं तो पेटीएम वगैरह का जो OTP डाल के करते होंगे उसकी जगह ये वाली चीज़ डालो और पेमेंट हो सके, ऐसी वो चीज़ें। तो एक प्रकार का आप समझो SMS कोड या डिजिटल गिफ्ट कार्ड है, लेकिन आप उसको किसी खास उद्देश्य के लिए ही, कि ये बच्चों के कपड़े जूते खरीदने के लिए दिया सरकार ने, या सरकार ने ये आपको वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक में जाके लगा रहे हो उसका पैसा देने के लिए दिया, या अनाज खरीदने के लिए दिया, या फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए दिया, ऐसा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो दिया जा रहा है। सो दैट इज़ ई-रूपी। वो असल में सरकार की योजनाओं में आपको दिया जाता है। NPCI जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो उसका सब टेक्नोलॉजी का तामझाम देख रही है। तीसरा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो भी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, और उसकी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से मनी ट्रांसफ़र के ऐप्स बना सकते हैं। जैसे NPCI ने खुद का मनी ट्रांसफ़र का एक ऐप बनाया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। अब उसके जैसे जैसे SBI का योनो या एक्सिस का जो एक्सिस बढ़िया XYZ, ऐसे सब लोग जो बना रहे हैं
उसमें भी मनी ट्रांसफ़र का ऐप बनाना है, तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी लगती होगी वो यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो ये तीन चीज़ ऐसे अलग है। एक तो कि पैसा डिजिटल इशू करो, आरबीआई खुद से करे। दूसरा ऐसा कि पैसा तो कहीं पड़ा है कागज़ में या ऐसा, लेकिन उसका एसएमएस कोड बना के गरीबों को दे दो योजना के लिए, गिफ्ट कार्ड जैसा, तो वो भी ई रूपी हुआ दूसरी चीज़ एनपीसीआई की। तीसरा यूपीआई, वो क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे मनी ट्रांसफ़र के मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। फिर भाई प्रकाश का प्रश्न, मेंस की सारे जो मेंस क्लास है उसको एनिमेशन फॉर्म और आंसर राइटिंग के साथ करो। अब आपको ऐसा लगता है मैं ये कर सकता हूँ और आपको ऐसा मुझे पसंद करते हैं, इसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरा खुद ये कहना है और मानना है कि जो मेंस का एस्पायरेंट है, समझो कि मेंस प्रीलिम एग्ज़ाम ख़त्म हुई 28 मई को, उसके 2 हफ्ते तो उसके निकल जाएंगे, प्रीलिम का मेरा स्कोर क्या बन रहा है, आंसर की क्या है, कट ऑफ क्या होगा वगैरह। उसके बाद वो पढ़ने बैठेगा तो समझो वो जून के सेकंड वीक से उसका सीरियसनेस आएगी, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में समझो दूसरे हफ्ते तक में एग्ज़ाम है, तो उसके पास 3 महीने हैं। तो वो तब तक ये एनिमेशन देखेगा या जो उसको क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ वो 20 मिनट टेक्स्ट पढ़ के ख़त्म कर सकता है तो उसका 40 मिनट का वीडियो एनिमेशन कुछ देखने नहीं बैठना चाहिए, तभी वो ज़्यादा ग्राउंड कवर कर सकता है। मेंस पेपर 1 2 3 4 निबंध का है, ऑप्शनल के 2 पेपर, और वो तो दिमाग उसमें लगाना होगा। आप कहें नहीं अभी से करता हूँ ना, हाँ तो कर सकते हैं, पर वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की, उसको प्रीलिम पे ज़्यादा दिमाग लगाना होगा क्योंकि कंपटीशन और डिफिकल्टी बढ़ रही है। प्रीलिम 6 महीने बाद है, 4 महीने आप नया पढ़ने का टाइम है, 2 महीने आपको पुराना रिवीजन करने का टाइम है, तो फिर ये सब में कुछ है नहीं। इसलिए करने को तो कर सकते हैं। अब देखिए मेंस एनिमेटेड सीरीज़ वो सब उसमें कार्टून वार्टून से सब करो, वो दिल बहलाने की बात है। पेज व्यू के हिसाब से गिनो, उसमें से कितने पैसे कमाने को मिले, तो टीचर के लिए भी वो कुछ फ़ायदेमंद नहीं और स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि वो दिल बहला सकता है, उसके पास बहुत पैसा है, वो ऐसा कुछ खरीद भी सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनको दिल बहलाने के लिए ये देखो फ्लैश कार्ड है, माइंड मैप है, एनिमेशन है बोल के सब दिया जाता है। पर आप असल में सोचो, जितना एग्ज़ाम के लिए जो इतना सब तैयार करना है, तो वो तो टेक्स्ट पढ़ के तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू। भाई अमन कुमार का ये कहना है कि मैंने मेंस एग्ज़ाम लिखा है, रिजल्ट आने तक मैं क्या करूँ। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसका पार्ट 1 आपने भरा होगा और प्रीलिम पास करने मतलब मेंस पास करने के बाद अभी पार्ट 2 आपको भरना होगा, जिसमें वो हॉबीज़ और सर्विस कैडर प्रेफरेंस वो सब लिखना है। तो आपको क्या करना है कि जो आप अपने फॉर्म में लिखने वाले कि मेरा ये नाम है, तो आपके नाम का क्या मतलब, मेरा इस दिन जन्म हुआ था, उस साल क्या बड़ी घटना हुई थी, मैं इस स्टेट से आता हूँ, अच्छा तो वहाँ पर क्या सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मेरा ये ग्रेजुएशन है, उसकी आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए और वो आपको आईएएस बनने में कैसे मदद करेगा। आप जो हॉबी लिखने वाले हैं उसके जुड़े प्रश्न वगैरह वगैरह। तो आप अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म उसको इनसाइड आउट तैयार करो जो आपके पास अभी टाइम है। दूसरा, क्योंकि आपने मेंस एग्जाम लिखी, मतलब आप होशियार आदमी है जो प्रीलिम पास करके बैठा है, तो अब आपने क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट प्रीलिम की तैयारी नहीं, अभी आप फोकस करो दूसरी जो आपकी प्लान बी क्या होगा। अब जैसे गुजरात के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और मैं देखता हूँ जब भी इलेक्शन आते हैं तो अचानक से बहुत सारी स्टेट सर्विस की रिक्रूटमेंट निकल जाती, ताकि लोग खुश रहें, उनके माँ बाप खुश रहें कि नौकरियाँ हैं। हाँ तो ऐसे जो जो रिक्रूटमेंट आए सब में अर्जी डाल दो, जो जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरा प्लान बी होगा अगर मैं यूपीएससी में फेल गया। स्टाफ सिलेक्शन, बैंक, आरबीआई, ईपीएफओ, सीएपीएफ, सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम वगैरह, जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती, या आपको कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसका यूजीसी नेट देना है, प्रोफेसर बनना है, वो सब चीज़ उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मॉक इंटरव्यू के लिए अनअकैडमी की लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम भी आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो उसको भी आप ज्वाइन करिए। उसमें मैंने आपको बताया हम लोग मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल, ये प्रोबेबल क्वेश्चन, इसके ये जवाब होने चाहिए वगैरह वगैरह। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए भी ये जो मेरी चैनल है यूट्यूब पे मृणाल पटेल, उसके होम पेज पे जाओ, आपको तीसरे चौथे कॉलम में मिलेगा कि इंटरव्यू में लोग क्या गलतियां करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ज़रा एक बार देख लो। ये जो भी 4 वीडियो मैंने डाले हैं 10-10 मिनट के भी हैं, इट विल गिव यू सम मोर आइडिया। ओके सो इट इज़ डन। फिर भाई संदीप कुमार ने हिंदी मीडियम के लिए चैनल बनाइए। देखिए ये जो मैं डेली करंट अफेयर्स पी पूरी करके जो यूट्यूब नया चैनल चल रहा है, या मेरे टेलीग्राम में आप ऑडियो नोट सुने, मैं कॉन्शियसली सजग रह के हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ उसका हिंदी अनुवाद भी दिया जाए। तो आप सुन रहे हैं। और जहाँ तक पढ़ने वाले टेक्स्ट की बात है, तो मैंने आपको बताया कि हिंदी मीडियम में उसका पीडीएफ भी रिलीज़ होगा।
10 तारीख को अक्टूबर महीने का जो भी मंथली करंट अफेयर्स है वो 10 नवंबर को इंग्लिश और 12 नवंबर तक में उसका हिंदी फाइल रिलीज़ होगी। सो इट विल बी डन। अलग से हिंदी मीडियम चला और वो सब में चैनल संभालने में एक भी जगह ठीक से काम हो नहीं पाए, ऐसी चीज़ें। भाई पवन का कहना है टेलीग्राम पर ऑडियो नोट्स प्ले नहीं हो रहा है। मैं हमेशा उसे अपलोड करके चेक तो करता हूँ, तो फिर भी अगर कुछ खास ऐसा है कि नहीं प्ले हो रहा है लेट मी नो, तो मैं उसे चेक कर, पर अदरवाइज ये तो चलता है ज़्यादातर। तो लेकिन शायद आपको ऑडियो नहीं सुना दे क्योंकि ये इसका इनपुट सिस्टम ऐसा है, बट हाँ वो चल रहा है। ज्योति का सारे करंट अफेयर्स को मंथली पीडीएफ, हाँ वो मैंने आपको बताया मैं कर रहा हूँ। भाई हार्दिक का अच्छा वो एक्सेल शीट का क्या है, वो एक्सेल शीट ने अब सिस्टमेटिक इसको इसमें डाल के मेरी कोशिश पीडीएफ रिलीज़ करूँगा मैं। तो ये कुछ प्रश्न थे फ्रॉम द फ्री लर्नर जो कमेंट सेक्शन फिर मेरी वेबसाइट पे कांटेक्ट फॉर्म है उसमें पूछते हो। अब दूसरा है कि प्लस स्टूडेंट या पेड स्टूडेंट के डाउट जो अनअकैडमी पे अपना इकोनॉमी का प्रोग्राम चलता है उसमें जो आते हैं, अब उनको भी वैसे तो मैं हमेशा जवाब देता हूँ लेकिन वो आपको दिखता नहीं क्योंकि जस्ट अ मिनट, उसके लिए मित्रों अलग से मैंने वो लूम के अंदर लूम नाम की एक चीज़ क्या है, वो भी समझो यूट्यूब भी है लेकिन प्राइवेट टाइप का यूट्यूब है। तो वहाँ पर मैं उनके जो भी प्रश्न आए होते हैं उसके सब वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ और उनको लिंक शेयर करता हूँ कि ये चीज़ थी। तो मतलब मैं क्यों दिखता नहीं रोज़ यूट्यूब पे, तो उसका ये भी कारण है कि इसमें भी अपना टाइम स्पेंड होता है। तो खैर अब वापस आते हैं। अब ऐसे जो प्रश्न वो लूम पे मैं डालता था लेकिन अभी मैं इस बार यूट्यूब पे उसकी चर्चा कर लूँ ताकि उस बहाने ये जो वीडियो मुझे बनाना है उसका कुछ लेंथ ठीक ठाक हो जाए और बाकी भी जो लोग हैं विद्यार्थी उनको भी थोड़ा जानने को मिले कि अच्छा अच्छा क्या चीज़ है। अच्छा तो बहन लक्ष्मी का प्रश्न ये था कि मैं आपका इकोनॉमी का हैंडआउट तो देख रही हूँ लेकिन इसमें इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कहाँ हैं। ओके लेट मी शो। जैसे कि हम बात करें, जस्ट अ मिनट, जैसे कि ये मेरा बजट के लेक्चर का हैंडआउट है। अब ये हैंडआउट के अंदर आप समझिए ये पूरा जूम इन करके मैं कि उसमें थियरी होगी, तो पहले थियरी की बात होगी फिर और थियरी की बात होगी फिर करंट अफेयर्स उसके अंदर एम्बेडेड होंगे कि समझिए ये पीएम केयर्स नाम का नया फंड बना तो वो क्या है, वो जो भी पिछले 3 साल के करंट अफेयर्स की एक मामला तो वो उसी के अंदर आ गया। फिर आप और जाए तो अच्छा ये सब बजट के डॉक्यूमेंट है वगैरह, फिर कुछ और कि ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अब उसी के अंदर होगा कि फिर नया क्या है तो बजट के नया थीम ये था वगैरह। आप कहीं इनकम टैक्स या डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, अच्छा बराबर है, उसमें नया क्या आया होगा कि कुछ नए डिपार्टमेंट किसी और मिनिस्ट्री से इधर शिफ्ट किए, तो वो सारी चीज़ उसमें एम्बेडेड है। तब आराम से उसको देखिए, वो थियरी करंट वो सब एक ही चीज़ में। अब जैसे हम बात करें कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स वगैरह लगता है। अब फिर कहा कि आप अगर बिटकॉइन खरीद रहे हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर भी कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। तो ये क्या, ये करंट अफेयर्स हुआ, लेटेस्ट बजट में बोला था, तो वो सब भी उसके अंदर ही है। तो एक ही हैंडआउट हर एक पिलर का होता है, मनी बैंकिंग फाइनेंस बजट टैक्सेशन, वो उसी के अंदर होता है, आप आराम से उसको देखिए। तो थियरी एंड करंट अफेयर्स दे आर एम्बेडेड इनसाइड दैट। प्रयाग का ये कहना है कि आप बीच में कुछ बार ऐसा होता है कि आप ऑडियो नोट तो डालते हैं लेकिन वो फिर उसमें भी बैकलॉग हो जाता है। जब भी बैकलॉग हो जाता है वो इसलिए नहीं कि मैं आलसी आदमी हूँ, वो कुछ ना कुछ मैं दूसरे काम में ऐसा फंस जाता हूँ कि वो मैं कर नहीं पाता। लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि बैकलॉग भी जब हुआ था तो भी मैंने उसको कंप्लीट किया था। लेट मी शो यू, ये अपना टेलीग्राम चैनल, जब भी बैकलॉग कंप्लीट होता है तो मैं जेठालाल का ये डाल देता हूँ कि मैंने वो बैकलॉग कंप्लीट किया। एनीवेज, लेकिन आप कहेंगे अच्छा तो फिर मैं 3-4 दिन का एक साथ नहीं कर पाता, उसका क्या है। तो बाद में देख, असल में डेली इतनी ज़ोरदार न्यूज़ आते भी नहीं हैं। कोशिश करें, वरना आप खुद से भी वो न्यूज़पेपर या दूसरे जो जो सोर्सेज दूसरे लोग भी ऐसे करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसमें भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे तरफ से मैं कोशिश ये करता हूँ कि बैकलॉग हो नहीं, लेकिन फिर भी हो जाए तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। पेन वैष्णवी का ये कहना है फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब ये मैं पूरा प्रश्न नहीं इधर पढ़ रहा क्योंकि वो मैंने पहले पढ़ के रखा है वीडियो शूट करने से पहले, तो मैं सीधा उनको जवाब बता दूँ। देखिए आप चीज़ों को मिक्सअप कर रही हैं।
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पर पाबंदी का मतलब क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट सब टॉपिक, कैपिटल अकाउंट सब टॉपिक, कि उसमें जो पूंजी के लिए पैसा आता हो, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो क्या मुकेश अंबानी अमेरिका से $2 बिलियन लोन में लेके आए और भारत में आए और इधर अपने एक्सिस बैंक को कहे कि ये $2 बिलियन का रुपये में मेरे को कन्वर्ट करके दो, करके देगा? नहीं करके देगा, क्योंकि आरबीआई ने लिमिट बनाई है कि एक एक कंपनी एक साल में 1.5 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स या ऐसी फॉरेन करेंसी भारत में, उससे ज़्यादा वो कन्वर्ट करके रुपये में नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर रुपया कन्वर्ट करना है, वो चीज़ पे पाबंदी है, यानी कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। ये एक चीज़। फिर आपने पूछा कि अच्छा तो फिर इंस्टेबिलिटी क्यों हो रही है, करंट अकाउंट में भी है और इधर उधर। अब समझिए कि $1.5 बिलियन तक का वो ला सकता है, तो उतना जो लाया उससे भी तो कुछ ना कुछ साइक्लोन सुनामी क्रिएट हो ही जाएगा। जब वो आएगा जाएगा, उस हिसाब से डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, कम हो रहा है। दूसरा, जो एफपीआई वाले लोग आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कोई कंपनी के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर अचानक से अमेरिका में उनको कुछ अच्छा बुरा लगे, ये यूएस फेड टेपरिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसी हिसाब से वो पैसा लाएंगे ले जाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन फिर भी वो जितना खींच के ले गया, वो जितना डंप करके लेके आया, उसके चलते कुछ ना कुछ रुपी डॉलर के एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी आए, कुछ अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में अनस्टेबिलिटी आए, वो चीज़ होती रहती। तो इट इज़ देयर। आप उसको आराम से वीडियो को फिर से देखो, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग फ्रेम में देखो, सबको एक साथ में आप करेंगे और फिर ये ऐसा क्यों, तो वो नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली नहीं है, वो एक टॉपिक हुआ। रूपी डॉलर इंस्टेबिलिटी क्यों है, वो दूसरा टॉपिक हुआ। रूपी डॉलर इंस्टेबिलिटी क्यों है, उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फेड टेपरिंग वगैरह क्या मसले चलते हैं, वो तीसरा टॉपिक हुआ। तो उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके चलिए, सभी जगह को आप एक में कंबाइन करेंगे, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि जब आप एमसीक्यू टिक करने बैठे तो आप ए लीड्स टू बी लीड्स टू जेड, ऐसी बीरबल खिचड़ी पकेगी, जबकि जवाब वो इतना पूछ नहीं रहा है। वो एक फोटो फ्रेम के भीतर ही 4 चीज़ों में से 2 चीज़ का लिंक पूछ रहा है। वापस वैष्णवी का प्रश्न कि ये एनपीसीआई की एक चीज़ है, आरबीआई की भी एक चीज़ है, तो इसमें क्या टिक करना है? अब वो चीज़ ऐसी है कि आरबीआई ने उसको लॉन्च किया 123 को। 123 पे क्या था, आई थिंक स्मार्टफोन नहीं, बेसिक फ़ोन, वो नोकिया का नंबर फ़ोन, डायल फ़ोन जो आता है माइक्रोमैक्स वगैरह का, उसके अंदर भी ये सब यूपीआई वगैरह के मजे हमको मिले, मनी ट्रांसफ़र के, और ज़रा आसानी से मिले। वो चीज़ कुछ थी 123। अब वो आरबीआई ने लॉन्च किया बराबर, उसका टेक्नोलॉजी वाली चीज़ किसने बनाई? एनपीसीआई ने। मतलब दोनों ने साथ मिलके कुछ काम किया है। अब प्रश्न एमसीक्यू में पूछे तो क्या, अब वो प्रोफेसर लोग समझदार हैं तो वो या तो दोनों को साथ लिखेंगे, या गलत करना है तो कुछ तीसरा ही लिख देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने बनाया, नीति आयोग ने बनाया, ऐसा कुछ। तो उसका डरने की ज़रूरत नहीं। वो तो अब ऑन द फुट, आपको मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो क्या पूछेगा। वो तो जब पूछेगा तो या डिबेटेबल है या नहीं है। डिबेटेबल होगा तो फिर विद इन 7 डेज ऑफ एग्ज़ाम लोग कंप्लेन करेंगे और फिर उसको क्वेश्चन कैंसिल करना पड़े, जैसा ये लास्ट प्रीलिम में कुछ हुआ था। फिर यश का पूछना है, आप ये टेलीग्राम पे जो ऑडियो नोट डालते हैं उसका कुछ नोट्स बनाए? नोट्स नहीं बनाने, उसकी ये पीडीएफ फाइल महीने की आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बताया। अनअकैडमी के नोट्स 2.0 पुराने सब्सक्राइबर को मिल सकते हैं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तो आप लॉगिन करो और नोट्स वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको मिलेगा। पहले ऐसा था सिर्फ मोबाइल ऐप में दिखता था, अब ऐसा है कि वेबसाइट में भी आप लॉगिन करो लैपटॉप डेस्कटॉप से, तो वहाँ पर भी आप उसे देख सकते हैं। ये शिवानी का प्रश्न। फिर हिमांशु का कि अच्छा मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो रहा है और वो जो प्लानर वाला वीडियो आए उसका कुछ आई ट्राई कि उसके आसपास में कुछ वो रिलीज़ कर सकूँ। अदरवाइज जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको इसी वीडियो के शुरुआत में बनाई कि अगले 200 दिन में अपनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जहाँ तक बुक लिस्ट की बात है सबको सब पता है, उसमें कुछ और हम ब्रह्म ज्ञान देने को है नहीं। भाई साहिल का पूछना आईसीडीएस और मिड डे मील और बाद में पोषण बनता है, तो सब कुछ एक ही लग रहा है, आईसीडीएस फुल्ली मर्ड नहीं वगैरह। चीज़ ये है कि वो एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है और 4 ऑप्शन में से गलत वाले कौन से और सही, उस हिसाब से करना होगा। आपकी फ्रस्ट्रेशन आई अंडरस्टैंड। अब वो ऐसा है कि जो चाचा है वही भतीजा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, गति शक्ति, वो सब आपस में खिचड़ी उसकी पकी है। पर अब वो तो एमसीक्यू में जो पूछे उस हिसाब से आपको टिक करना है। सिमिलरली आईसीडीएस का पूछे, आईसीडीएस का पूछना है, पोषण पूछे तो उसका लिखना है, मतलब एमसीक्यू टिक करना है। सो गो बाय द रॉन्ग एलिमिनेशन, रॉन्ग ऑप्शन की एलिमिनेशन मेथड। साहिल का पूछना है कि स्पीकर अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए, वो पक्षांतर करे, दल बदलू हो जाए, तो फिर उसे कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? अब ये पॉलिटी का प्रश्न है जिसका मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे अगर तुक्का लगाना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा उस केस में वो डेप्यूटी स्पीकर होगा, वो बैठ जाएगा ना कुर्सी पे, तो फिर वो डिसाइड करेगा। ये एक बात हो सकती है। या फिर कि वो मामला
आगे जा सकता है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले। आई डोंट नो द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, पर ये मेरा तुक्का है। फिर डेविड का पूछना है कि आप इंडियन एक्सप्रेस का कवर कर रहे हैं, मैं तो द हिंदू पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस करूँ? इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया देन यू बेटर स्टिक टू द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि उधर की जो लोकल न्यूज़ है वो वहाँ पर अच्छे से कवर होती होगी, तो जब आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए तो आपके पास ज़्यादा ग्रिप रहे। इंडियन एक्सप्रेस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुजरात में, मैंने आपको बताया, वहाँ द हिंदू एक तो आता नहीं, आते तो महंगे मिले, ई पेपर में खरीद सकता हूँ, लेकिन उसमें गुजरात की खबर नहीं होगी, वो वही सब या तो साउथ में क्या चल रहा है या दिल्ली में डेंगू एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम। सो फॉर माई पर्पज़ कि मुझे एथिक्स के केस स्टडी और वो सब बनाना है, तो मुझे इंडियन एक्सप्रेस सही लगता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। देर इज़ नो हार्म, आपको द हिंदू लगे आप द हिंदू यूज़ करो, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगे इंडियन एक्सप्रेस यूज़ करो। अर्पित का कहना है, अच्छा हैंड आउट नहीं मिल रहा है मित्रों। हैंड आउट ऐसे मैं लेक्चर जो अनअकैडमी पे लेता हूँ, तो आप जाइए कोर्स पेज पे, ये ऐसा कुछ दिखेगा और उसमें ये सब अपने लेक्चर जो हुए आप रिकॉर्डेड उसको देख सकते हो, अगर आपका मिस हो गया, बाकी लाइव क्लास भी होते हैं। अब उसमें ये जो अपडेट सेक्शन है उसको क्लिक करो, तो ये साइड बार खुलती है, जस्ट अ मिनट, अपडेट सेक्शन क्लिक करो, साइड बार खुलती है और वहाँ से आप सारे ये सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप प्रश्न कहेंगे ये है किधर? सिंपल, आप जाइए मुनाल अनअकैडमी, ऐसा नेट पे सर्च कर लो, तो ये जो मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी उसी के अंदर पहले नहीं और दूसरे नंबर की रॉ में, सेकंड रॉ में आपको वो चीज़ अभी आएगी, और फिर आप उसे ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया इसलिए शायद देरी कर रहा है लोड करने में, आ गया। चलिए, यहाँ पर आपको मिलेगा मेरे जो जो बैचेस चल रहे हैं या कंप्लीट हुए हैं, उसमें आप जिसमें हैं उसको आप कर लो, और फिर वहाँ पर आपको अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन से देखते हो तो आपको या तो क्रोम डेस्कटॉप, जो क्रोम की मोबाइल ऐप है उसमें एक सेटिंग में बटन होता है डेस्कटॉप व्यू, उसको आप करो, या तीसरा ऑप्शन अनअकैडमी लर्नर ऐप में जाओ और उसमें कम्युनिटी टैब होता है, कम्युनिटी टैब, और उसमें मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी का एक लाइन में बताओ टैक्स टू जीडीपी क्या है और एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है? टैक्स टू जीडीपी का मतलब क्या है? सपोज अपने देश में जीडीपी मीन्स व्हाट? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। एक साल में जितना वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ, मान लीजिए 200 लाख करोड़ का, और सामने अपने को सरकार को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ की इनकम हुई, तो दोनों को डिवाइड करो, 20 लाख का टैक्स आया 20 लाख करोड़ का, और 200 लाख करोड़ का जीडीपी है, टैक्स टू जीडीपी क्या होगा? इस दोनों को करो 20 डिवाइडेड बाई 200 टाइम्स 100, तो उस हिसाब से आपको जो चीज़ मिलेगी, मान लीजिए 10% है, तो 10% इज टैक्स टू जीडीपी। एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम क्या है? वो अलग अलग बैंक अपने लोन इंटरेस्ट रेट जो तय करते हैं, तो वो क्या होगा, उसको तय करने की वो सिस्टम है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में वो सब लिखेंगे कि ये एक अपना सिंपल फॉर्मेट हुआ कि बैंक ऐसे तैयार करे। एक्सटर्नल बेंचमार्क उसी को एनहांस करता है कि वो एक बेंचमार्क पकड़े कि मान लीजिए कुछ रेपो रेट वगैरह है, तो वो जितना कम ज़्यादा होगा, प्लस उनको जो कुछ रिस्क फैक्टर के हिसाब से इतना चाहिए, कुछ प्रॉफिट इतना चाहिए, इक्वल टू जे ये अपना लोन इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम इज़ व्हाट? इट इज़ अ फॉर्मूला जिसकी मदद से बैंक अपने लोन इंटरेस्ट रेट तय करता है, और वो फार्मूला आरबीआई ने इस तरह से बनाई है कि जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करेगा, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्सटर्नल बेंचमार्क फार्मूला में वो नया नंबर डालेगा बैंक, तो उस हिसाब से लोन भी सस्ता महंगा हो जाए और महंगाई से जो हमको लड़ना है उसमें मदद मिले। एक्सटर्नल बेंचमार्क में एक तो रेपो रेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल की यील्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो पूरी आप वीडियो आराम से देखो, पावर पॉइंट से समझाए, तो वो उसकी बात हुई। काजोल का कहना है कि आपके हैंडआउट में बहुत सारे ग्राफ दिए हैं, तो क्या मेमोराइज करने, ग्राफ का ट्रेंड मेमोराइज करना है? कुछ बार यूपीएससी ने ऐसा पूछा, देयर हैज़ बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन दिस, देयर हैज़ बीन अ स्टेडी डिक्रीज इन दिस, तो अगर जिगजैग लाइन में कुछ बड़ा या कम हुआ है तो वो गलत है, तो उसके लिए उतनी समझ होना ज़रूरी है। अंशिका का ये कहना है मैंने हिस्ट्री में बीए किया है, ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो अब मैं एमए करूँ पॉलिटिकल साइंस में या इसमें और डेफ में? देखिए, इंटरव्यू में मुझे ये पूछेंगे और उसमें उनको बुरा लगेगा और मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। ये जो दिमाग में जब भी आता हो उससे आप भूल जाओ उस चीज़ को, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये पिछले इतने कई सालों में मैंने इतने सारे मॉक इंटरव्यू, सोचो मैंने कितने लोगों के फॉर्म देखे होंगे, हर एक के फॉर्म में कुछ ना कुछ होता है जिसमें नुक्स निकाल सके हम लोग, जेठानी बन के, सासू माँ बन के, विलन बन के।
कि तुम्हारा ये क्यों है, तुम तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक तुम्हारा 6 साल तक क्यों खाली है, तुम्हारा हॉबी क्यों नहीं है, तुम्हारा ग्रेजुएशन ये था तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ये क्यों लिया, तुमने ये मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में क्यों आंसर लिखा, क्यों मीडियम चेंज किया आपने, वगैरह वगैरह। उस पर कोई हिट एंड वो ऐसा नहीं है, उससे तय होता है कि आपको सिलेक्ट करेगा कि फेल करेगा। तो वो जो चीज़ जब भी ऐसी कोई आपको उसकी डाउट या डर आए उसमें भूल जाओ। जहाँ तक बात है कि आपको कौन सा अब सब्जेक्ट लेना है एमए करने के लिए, तो आप ये सोचो कि उसमें मुझे आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर मैं हिस्ट्री पसंद करता हूँ या करती हूँ तो मैं एमए के बाद पीएचडी करूँ, यूजीसी नेट एग्ज़ाम दूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, ये एक रास्ता हुआ आगे बढ़ने का। लेकिन क्या भारत में इतने सारे हिस्ट्री के प्रोफेसर के जॉब्स हैं कि वो करने में मज़ा है? सामने मैं अगर पॉलिटिकल साइंस करूं तो मैं या तो ये प्रोफेसर बनूं या ये वो प्रशांत धवन या प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत प्रशांत धवन मेरे ख्याल से वो करंट अफेयर्स के टीचर हैं, प्रशांत किशोर, वो ऐसा मैं कुछ पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकता हूँ, पॉल कैंपेनर बन सकता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, राइट? तो वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा आप सोचो कि मुझे उससे क्या फ़र्क होगा। सपोज कोई ऐसा कोर्स हो, मास्टर इन सोशल वेलफेयर या एमएसडब्ल्यू कोई कोर्स आता है, उसके बाद स्टेट सर्विस एग्जाम में कुछ परीक्षा होती है कि दहेज प्रतिबंध और महिला बाल विकास कल्याण अधिकारी, ऐसा तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं वगैरह। तो आराम से सोचिए और फिर एक पोस्ट ग्रेजुएशन का आप सब्जेक्ट देखिए। मेरे को इंटरव्यू में उससे ग्रिल करेंगे, इंटरव्यू कोई एमटीवी रोडीज नहीं है, तो ऐसा डर के मत चलो कि वो आपको उस पर वो पूछेंगे तो आप जवाब देंगे कि हाँ मुझे उसमें इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटी दिखी और इसमें मुझे इतनी दिखी। अब फिर आपको ऐसा लगे नहीं तो फिर मुझे वो पूछेंगे तो तुमने हिस्ट्री बीए क्यों लिया था, भाई उस वक्त कट ऑफ जैसा था मेरे को ये मिला तो मैंने ये लिया था, या उस वक्त मेरी इतनी समझ थी, मुझे जो कहा गया उस हिसाब से पेरेंट्स ने और दूसरे लोगों ने जो सलाह दी तो मैंने ये लिया था, या कि मैं जहाँ पर रहता या रहती हूँ वहाँ पर जो कॉलेज है उसमें ये फैसिलिटी, दूर जाने की मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं थी, वगैरह वगैरह। खैर तो ये प्रश्न के जवाब थे, ये कुछ आए थे 6 नवंबर 11:30 बजे तक। उसके बाद भी पेड लर्नर्स ने और प्रश्न पूछे होंगे, फिर मैं उसका लूम वीडियो बना के अलग लिंक में वो डाल दूंगा। तो ये सब था संडे डाउट दरबार में एपिसोड 1। क्या इसके बाद और भी ऐसे वीडियो बनाओगे? वो अगेन वर्कलोड में मैं वापस फंस गया, जैसे ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। अगर मैं फंस नहीं गया तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले रविवार कुछ किया जाए, नहीं किया तो आप समझ सकते मैं इन सब में उलझा हूँ तो ये वाला इसका एपिसोड 2 नहीं बनाया होगा। एनीवेज, तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, लेट्स क्रैक इट।